फिर से देखिएगा, निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन किसे कहते हैं? तो निषेचन इसमें अब देखना है कि इसमें निषेचन कब होगा। निषेचन का मतलब एक तरह से विवाह होना, यानी समझिए कि विवाह हो गया तो समझिए कि निषेचन हो गया। तो इसमें नर युग्मक एवं मादा युग्मक, नर युग्मक एवं मादा युग्मक क्या करेगा? नर युग्मक एवं मादा युग्मक संलयन करेगा। मादा युग्मक संलयन करता है। इसमें जब इसमें नर एवं मादा युग्मक एक दूसरे के साथ संलयन करता है तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन। फिर से दोबारा रिपीट करते हैं, जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक एक दूसरे के साथ संलयन करता है तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? निषेचन। निषेचन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। बात को समझना है। निषेचन कितने प्रकार के? दो प्रकार के होता है। पहला है आपका अंतः निषेचन, अंतः निषेचन, अंतः निषेचन। दूसरा आपका है बाह्य निषेचन। कौन निषेचन? बाह्य निषेचन। अब ध्यान देना है, अंतः कह देगा तो ध्यान देना है बाबू। अंतः का मतलब अंदर, अंतः का मतलब क्या? किसके अंदर? शरीर के अंदर, यानी जीवों में शरीर के अंदर। तो जीवों में शरीर के अंदर अगर निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है तो उसे हम अंतः निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः निषेचन कह देंगे। अब ध्यान दीजिए कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक जब एक दूसरे से मिल रहा है तो उस समय क्या होता है कि यानी जीवों में शरीर के अंदर युग्मनज का निर्माण होता है। जीवों के शरीर में अगर युग्मनज का निर्माण हो रहा है शरीर के अंदर तो युग्मनज का निर्माण होगा अंतः निषेचन में। दूसरा कहता अंतः निषेचन में, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका, समझिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे मनुष्य कह सकते हैं। मनुष्य क्या हो गया? मनुष्य। या और कोई भी ले सकते हैं, गाय, भैंस, है ना, कुत्ता। तो ध्यान दीजिए इस प्रकार जीवों में क्या होते हैं? अंतः निषेचन की क्रियाएं होती हैं। जैसे पक्षी में भी होता है निषेचन की क्रिया, अंतः होता है। सरीसृप वर्ग के भी जो जंतु होते हैं उसमें भी अंतः निषेचन होता है। तो निषेचन की क्रियाएं शरीर के अंदर होती है, शरीर के अंदर, तो वह अंतः निषेचन कहलाएगा। दूसरा नंबर है बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन, जब निषेचन की क्रिया जीवों में शरीर के बाहर, जीवों में शरीर के बाहर, शरीर के कहाँ होगा बाबू? शरीर के बाहर होता है। तो जब शरीर के बाहर होगा तो वह क्या होगा? बाह्य निषेचन। क्या होगा? बाह्य निषेचन। फिर से जब निषेचन की क्रिया जीवों में शरीर के अंदर, शरीर के अंदर की बाहर, बाहर, तो शरीर के बाहर होगा तो वह बाह्य निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? बाह्य निषेचन कहलाएगा। तो जैसे में हम एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे मेढक हो गया। क्या हुआ? मेढक। मेढक हो गया। छोटी मछली जो होती है, छोटी मछली, मछली हो गया। उसी प्रकार सी फिश, स्टार फिश, इस तरह से करके ये सब क्या होता है ना, बाह्य निषेचन की क्रियाएं होती, बाह्य निषेचन की क्रियाएं होती। तो बाह्य निषेचन की क्रिया होगा। फिर से दोबारा रिपीट करना है, जब जीवों में, ध्यान देना है, बात को समझना है। निषेचन किसे कहते हैं? जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक एक दूसरे के साथ संलयन करता है, एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के साथ मिलता है, मिलता है यानी कहने का मतलब विवाह करता है, तो उस क्रिया को हम हो गया क्या कह देंगे? निषेचन। निषेचन का मतलब ही होता है विवाह होना, और उसके बाद ही क्या होता है? संतान की उत्पत्ति होना। अब देखिए निषेचन दो प्रकार के, निषेचन दो प्रकार के। पहला अंतः निषेचन और दूसरा बाह्य निषेचन। जी है ना, बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन। तो बाह्य निषेचन कहेगा। अब अंतः निषेचन, अंतः का मतलब शरीर के अंदर, अंतः का मतलब अंदर, यानी जीवों में शरीर के अंदर निषेचन की क्रियाएं होगी तो वह क्या होगा? अंतः निषेचन। क्या होगा? अंतः निषेचन। बाह्य निषेचन कहेगा जब निषेचन की क्रिया जीवों में शरीर के बाहर, शरीर के
बाहर, तो बाह्य निषेचन, बाह्य का मतलब बाहर होता है, जैसे एग्जाम्पल मेढक, छोटी मछली, शार्कफिश इत्यादि। हो गया। अब देखिए यहाँ इसके बाद आता है परागन। क्या आता है? परागन थोड़ा सा देख लेते हैं। परागन किसे कहते हैं? परागन किसे कहते हैं? अब देखो परागन हम किसे कहते हैं? तो परागन जब पुष्प के पराग कोश से परागकण, जब पुष्प के पराग कोश से परागकण पुष्प के मादा भाग वर्ती काग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? परागन। क्या कहेंगे? परागन। ध्यान से सुनिएगा, एकदम याद हो जाएगा। जब पुष्प के पराग कोश से परागकण, जब पुष्प के परागकण पुष्प के मादा भाग वर्ती काग्र तक, मादा भाग, तो मादा भाग वर्ती काग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? परागन। क्या कहेंगे? परागन। तो परागन भी होता है, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? परागन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वपरागन। क्या होता है? स्वपरागन। और दूसरा परपरागन। पहला स्वपरागन, दूसरा परपरागन। परपरागन। अब ध्यान देना है छोटू कि स्वपरागन कहेगा तो स्व का मतलब स्वयं, स्व का मतलब या अपने, है ना, या अपना होता है। स्वयं मतलब अपना, अब पर मतलब पराया, पर मतलब पराया या दूसरे ऊपर। तो देखिए स्व का मतलब स्वयं हो गया या अपने पुष्प कह सकते हैं। यहाँ परागन की क्रिया जब भी होगा तो किस में होगा? पुष्प में। किस में होगा? पुष्प में। तो यहाँ ध्यान देना है कि जब पहना, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब पुष्प के पराग कोश से परागकण, जब पुष्प के पराग कोश से परागकण, पुष्प के पराग कोश से परागकण अपने ही पुष्प के, किसके पुष्प पर? अपने ही पुष्प के मादा भाग वर्ती काग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? स्वपरागन। क्या कहेंगे? स्वपरागन कहते हैं। ध्यान देना, फिर से बात को याद रखना है कि जब पुष्प के पराग कोश से परागकण अपने ही पुष्प के मादा भाग वर्ती काग्र, मादा भाग वर्ती काग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? स्वपरागन। स्वपरागन कहते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं। अब ध्यान देना है यहाँ पर परपरागन। परपरागन, पर मतलब दूसरे के ऊपर। जब परागन की क्रिया, ध्यान दीजिए यहाँ पर ध्यान देना है, परागन होगा तो दूसरे पुष्प पर होगा। किस पे होगा? दूसरे पुष्प पर। तो इसको इस प्रकार कह सकते हैं, जब पुष्प के पराग कोश से परागकण, जब पुष्प के पराग कोश से परागकण किसके पुष्प पर? दूसरे के पुष्प, दूसरे पुष्प के मादा भाग वर्ती काग्र तक, मादा भाग वर्ती काग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? परपरागन कहते हैं। क्या कहेंगे? परपरागन। जब पुष्प के पराग कोश से परागकण, पुष्प के पराग कोश से परागकण दूसरे पुष्प के मादा भाग वर्ती काग्र, मादा भाग वर्ती काग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? परपरागन। क्या कहेंगे? परपरागन। अब यहाँ तक किसी प्रकार का प्रॉब्लम है नहीं। अब देखिए थोड़ा सा, इसके बाद हम चलेंगे अगला जो है, हम यहाँ पर पुष्प का जो है नामांकित चित्र बनाएंगे। आवृत बीजी पुष्प का, किसका? आवृत बीजी पुष्प का नामांकित चित्र बनाएं। आवृत बीजी पुष्प का नामांकित चित्र देखना है। चलिए ध्यान दीजिए कि आवृत बीजी पुष्प कह देगा तो एंजियोस्पर्मिक फ्लावर, एंजियोस्पर्मिक फ्लावर।
तो यहाँ देखना है पुष्प किस प्रकार बनता है। चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिए। बात नहीं कीजिए, तुम लोग को बात करने समझ में नहीं आता है, बार बार बोला जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए देखिए, हम लोग ध्यान देंगे। यह पुष्प बनकर रेडी हो गया। आवृत बेजी पुष्प का नामांकित चित्र बनाएं। यहाँ पर ध्यान दो बाबू, इसको जो हम नाम रख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देना, ये वाला भाग को नाम रख रहे हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं इसको? वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। इसको हम क्या बोलेंगे? वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वर्तिका। याद रखना है, क्या बोलेंगे? वर्तिका। अब देखिए यहाँ पर जो ओवरी गोल जैसा संरचना दिख रहा है, गोल अंडाकार जैसा संरचना दिख रहा है, तो इसको हम कहते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंडाशय। अंडाशय बोलते हैं। अब अंडाशय के अंदर जो देख रहा है ना, अंदर संरचना दिख रहा है, जिसको हम कहते हैं बीजांड। क्या बोलते हैं? बीजांड। क्या बोलेंगे? बीजांड बोलते हैं। यह बीजांड होता है। क्या होता है? बीजांड। अब देखिए, ये पुष्प का ये मादा भाग हो गया। कौन भाग? पुष्प का मादा भाग। कौन भाग? मादा भाग। पुष्प का मादा भाग है, जिसको हम कहते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर कहते हैं, स्त्री केसर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है थोड़ा सा, ये पर देखना है कि इसमें ये है ना, यहाँ पर देखिए पुष्प का बाहरी वाला भाग को हम कहते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश। और परागकोश के अंदर जो छोटा छोटा कण होता है, उसको हम बोलते हैं परागकण। परागकण। और परागकण बीच में जो यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर जो बना रहा है, इस तरह से, इसको हम बोलते हैं ईओजी। क्या बोलते हैं? ईओजी बोलेंगे। क्या बोलते हैं? ईओजी। और यहाँ पर पतला देख रहे हैं ना संरचना, धागेनुमा जैसा संरचना, इसको हम बोलते हैं पुतंतु। क्या बोलते हैं? पुतंतु या फिलामेंट बोलते हैं। ये पुष्प का हो गया आपका नर भाग। कौन भाग? नर भाग हो गया। ये पुष्प का नर भाग क्या होता है? पुंकेसर। क्या बोलते हैं इसको? पुंकेसर। ये हो गया नर भाग। कौन भाग हो गया? नर भाग।
अब देखना, ध्यान देना है कि यहाँ पर जो चौड़ा दिख रहा है इसको संरचना को हम कहते हैं दलपत्र। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? दलपत्र। अब देखिए चौड़ा यहाँ पर जो संरचना हो रहा है ना, पत्ती जैसा दिख रहा है यहाँ पर, है ना, तो इसको कहते हैं दलपत्र। क्या बोलते हैं? दलपत्र। ये जो आपका है दिख रहा है इसको हम कहते हैं बाह्य दल। बाह्य दल, बाह्य दल कह सकते हैं इसको, है ना, क्या कहेंगे? बाह्य दल पत्र कह सकते हैं। अब यहाँ पर जो संरचना दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है संरचना, इसको हम बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलेंगे? पुष्पासन कहते हैं, पुष्पासन। अब नीचे पुष्प का जो डंठल है उसको हम बोलते हैं पुष्प वृंद। पुष्प वृंद, फिर से याद रखना है। देखिएगा यहाँ पर ध्यान देना है कि पुष्प का मादा भाग, पुष्प का मादा भाग सबसे ऊपर देखना है कि घुंडी जैसा जो संरचना होता है ना, पुष्प में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मादा भाग में वर्तिकाग्र किसको कहेंगे? यह घुंडी जैसा संरचना होता है जिसको हम क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। और यह पतला नली नुमा जो संरचना होता है उसको हम वर्तिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तिका बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वर्तिका। अब देखना है आगे की ओर बढ़ेंगे, थोड़ा सा नीचे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर गोल और यहाँ पर अंडा जैसा संरचना दिखता है जिसको हम कहते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। अब अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजांड। अंडाशय के अंदर बीजांड होता है। अंडाशय के अंदर बीजांड होता है। क्या होता है? बीजांड। बीजांड होता है। अब देखिए बीजांड है, ये पुष्प का कौन भाग हो गया? मादा भाग। कौन भाग? मादा भाग। ये पुष्प का मादा भाग जिसका नाम क्या है? स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। अब पहला जो यहाँ पर देख रहा है ना, यहाँ पर संरचना, स्त्री मतलब समझ रहे हैं, स्त्री मतलब लेडीज हो गया, यानी पुष्प का मादा भाग। पुष्प का मादा भाग, इसमें किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं। अब देखना है, बात समझेंगे आगे। अब देखना है थोड़ा सा, ये हो गया पुष्प का मादा भाग। अब पुष्प का नर भाग देखते हैं। पुष्प का नर भाग देखिए, यहाँ पर पुष्प का नर भाग में एक गोल जैसा दिख रहा है, थैली जैसा संरचना जिसके अंदर पराग कण होते हैं। क्या होते हैं? पराग कण। अब पराग कोश है, देखिए यहाँ पर एक गोल सूक्ष्म संरचना होता है जिसके अंदर छोटे छोटे कण होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पराग कण। क्या बोलेंगे? पराग कण। पराग कोश तो थैली जैसा संरचना हो गया, सूक्ष्म गोलाकार संरचना, और इसके अंदर जो छोटा छोटा कण होगा उसको हम बोलते हैं पराग कण। क्या बोलते हैं? पराग कण बोलते हैं। और यहाँ पर देखना है कि बीच में दो भागों में बांटने का काम कर रहा है जिसको हम कहते हैं योजी। क्या बोलते हैं? और यहाँ पर पतला जो संरचना है धागे जैसा नुमा संरचना, उसको पुतंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुतंतु। ये पुष्प का हो गया आपका नर भाग। कौन भाग? नर भाग। कौन भाग? नर भाग। यहाँ पर देखिए इस तरह से आपका जो चौड़ा दिख रहा है, इस जो पेटल जैसे संरचना दिख रहा है उसको हम बोलते हैं दलपत्र। क्या बोलते हैं? दलपत्र। और यहाँ पर देख रहे हैं सेपल जैसी जो संरचना है उसको हम बोलते हैं बाह्य दल। क्या बोलते हैं? पुष्प जिस आसन पर बैठा होता है उसे हम पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। पुष्प जिस आसन पर बैठा होता है उसे हम क्या कहेंगे? पुष्पासन। पुष्प के डंठल को, पुष्प के डंठल को पुष्प वृंत कहते हैं। क्या बोलते हैं? पुष्प वृंत। पुष्प के डंठल को हम पुष्प वृंत बोलते हैं, पुष्प वृंत बोलते हैं। इस फिगर को आप, है ना, बना लीजिए।